हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो दोस्त, स्वागत आप सभी का लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत वाले सेशन में हमारा सेशन फिर से कंटिन्यू हो रहा है। आज हम दोस्तों बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में राज्य की अवधारणा पर। दोस्तों सेकेंड यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड यूनिट का ये पहला टॉपिक है राज्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्टेट। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो राज्य है, राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई है या विकास का एक क्रम है, या इसको लेकर के राज्य की स्थापना को लेकर के दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों का क्रम अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों आज हमारा एक बेसिक कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट ऑफ स्टेट का, जिसमें हम राज्य की बेसिक अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे और विभिन्न सिद्धांत जो भी दिए गए हैं राज्य की स्थापना को लेकर के या राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, उन सभी सिद्धांतों के बेसिक पर चर्चा करेंगे कि कौन सा सिद्धांत ज्यादा जो है समग्र है, या कहे कि जो सिद्धांत कौन से सिद्धांत को आज अर्थात वर्तमान में मान्यता दी गई है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये 5 सब्जेक्ट है। इन्हीं पांचों जो भी सब्जेक्ट है हमारे, इन पांचों पर में दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का सेशन अभी चल रहा है। लोक प्रशासन पर हम क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं। भारतीय संविधान पर भी हमारा सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दो सेशनों पर भी बहुत जल्दी से आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। यहीं पर यूट्यूब पर ही दोस्तों सभी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क रूप से प्रोवाइड आप लोगों को की गई है। तो क्लासेस के सभी पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी करके। दोस्तों वहां पर सभी सेशन हमारे ही द्वारा लिए जा रहे हैं। सभी सेशनों को पूरी बारीकी से और नोट्स के साथ में निःशुल्क रूप से आप लोगों को वहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक है, प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जहां जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। कुछ सेशन देखिए वहां पर, अगर आपको सही लगे तो वहां पर आप रुकिए, अन्यथा आपके पास में ऑप्शन और भी है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन हमारी विशेषता ये कि हम पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक, सभी सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज टॉपिक और विद डाटा विद नोट्स कंप्लीट लेक्चर पूरे विस्तार के साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे अपने सेशन की दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का ये सेशन जो है सेकेंड यूनिट का, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी वाले सब्जेक्ट में सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे राज्य की अवधारणा पर। तो इस अवधारणा के अंतर्गत राज्य का अर्थ देखेंगे, विशेष जो राज्य के तत्व है उन पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम कुछ टॉपिकों को देखने वाले हैं। इस आज के इस टॉपिक के बाद में अगला सेशन जो होगा वो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। प्रकृति का बदलता स्वरूप, 3 टॉपिक आपको सेकेंड टॉपिक में देखने को, सेकेंड मापना चैप्टर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम 2 टर्मों पर बात करेंगे, राज्य का अर्थ और राज्य के आवश्यक तत्वों पर। देखिए राज्य का अर्थ तो आप अभी तक कई बार पढ़ चुके होंगे। कई बार जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ोगे 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास के सफर में भी आपने जो है राज्य के अर्थ को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके अलावा जो आज का मेन कंसेप्ट है वो है हमारे आवश्यक तत्व। किसके? राज्य की उत्पत्ति के आवश्यक तत्व। कहने का अर्थ यह है कि राज्य की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है, अर्थात एक राज्य को राज्य कहने के लिए, एक प्रदेश को या एक स्थान को राज्य बोलने के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस पर हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन होगा। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले हम अर्थ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको फिर से याद आ जाएगी। आपकी पुरानी मेमोरी जो लुप्त सी नजर आती है वो फिर से आपको याद आने लगेगी। राज्य दोस्तों अंग्रेजी के स्टेट शब्द का ट्रांसलेटेड वर्ड, किसका? स्टेट शब्द का। ठीक है ना। जैसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लियर है। अच्छा, अर्थ पर पहुंचने से पहले एक बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ अर्थात पॉलिटिकल साइंस में जहां भी राज्य का शब्द आए ना, राज्य शब्द आए ना, तो उस राज्य को किसी देश का राज्य मत समझना, बल्कि ये एक राष्ट्र को इंगित करता है। एक देश को हम यहाँ पर राज्य बोल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में देश को ही यहाँ पर राज्य बोला जा रहा है। तो जब जब हम राज्य बोले, समझ जाना है एक कंप्लीट एक देश की बात हो रही है। ठीक है ना, ना कि किसी देश के
किसी छोटे से राज्य की। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते, अब देखिए जरा एक बार इसको। राज्य जो है इंग्लिश वर्ड स्टेट का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात कि हिंदी का ट्रांसलेटेड है। इंग्लिश का ट्रांसलेट क्या है दोस्तों? राज्य है। ठीक है ना। यूनान में अब देखिए इसकी जो है शुरुआत, उत्पत्ति कैसे हुई, इस स्टेट वर्ड की उत्पत्ति हुई कैसे? तो दोस्तों कुछ समय पहले, अर्थात कि प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में यूनान में कहाँ गए भाई, यूनान में राज्य के लिए पोलिश शब्द का, और रोम में दोस्तों सिविटास शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? राज्य के लिए। अब यहाँ पर राज्य मतलब एक देश के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन समय में यूरोप में, यूनान में, रोम में, यहाँ पर भी जो है, जो राज्य को को राज्य बोला जाता था ना, वो राज्य कोई आज वर्तमान के राज्य जैसा नहीं था, वर्तमान के देश जैसा एक बड़ी सी कंट्री नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे समुदाय हुआ करते थे। कैसे? देखिए इनका संबंध जो है, इसका पोलिस और सिविटास क्या थे? यूनान में पोलिस के लिए क्या बोलते थे? राज्य के लिए पोलिस शब्द इस्तेमाल होता था, और रोम में सिविटास के लिए राज्य का इस्तेमाल होता था, माफ करना, राज्य के लिए सिविटास का इस्तेमाल होता था। और इन दोनों का, किसका? पोलिस और सिविटास शब्द का संबंध उस समय के नगर राज्यों से था, नगर राज्यों से जिनकी जनसंख्या भी कम हुआ करती थी, क्षेत्रफल भी छोटा हुआ करता, आज के वर्तमान के राज्यों जैसा बड़ा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तीन बातें आपको मात्र याद रखनी है। राज्य अंग्रेजी के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, पहली। दूसरा, राज्य शब्द के लिए देखिए, रोम में सिविटास, और यूनान में पोलिश और रोम में सिविटास शब्द का इस्तेमाल काय के लिए? राज्य के लिए किया जाता। और वो जो राज्य थे, अर्थात पोलिश और सिविटास जो शब्द है, इन दोनों का संबंध किससे हुआ करता था दोस्तों? नगर राज्यों से। ठीक है। और उस समय के, अर्थात प्राचीन समय के यूनान की बात करें, या रोम की बात करें, या पूरे यूरोप की बात करें, वहां पर जो राज्य शब्द था दोस्तों, आज के वर्तमान के बड़े से देशों जैसा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे समुदाय को ही यहाँ पर नगर राज्य बोला जाता था, राज्य। क्लियर है? तो दोस्तों राज्य से आशय, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द एक विशिष्ट अर्थ है। राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य शब्द की बात करते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। यहाँ राज्य से आशय मनुष्यों के उस समुदाय से है, उस समुदाय से है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो, और जो पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न हो, प्रभुत्व संपन्न हो। कहने का अर्थ यहाँ पर यह आ रहा है कि जब पहले पहले अर्थात प्राचीन समय में यूनान की बात करें, या यूरोप की, या रोम की बात करें दोस्तों, उसमें जिस राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो छोटे नगरों के लिए, ठीक है, प्राचीन समय में। लेकिन अब ये शब्द जो है, राजनीति विज्ञान जब डेवलप हुआ, तो जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आया ये राज्य शब्द, तो राजनीति विज्ञान ने इस शब्द को एक विशेष अर्थ दे दिया, और विशेष अर्थ ये देकर के ये कहा कि ये जो राज्य है, ये किसी एक दो चीज से कंप्लीट नहीं होता, बल्कि अगर किसी स्थान को, किसी प्रदेश को राज्य कहना है, तो उसमें कुछ आवश्यक चीजें होना चाहिए, जैसे कि मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, और उस निश्चित भूभाग के पास में एक उसकी संगठित एक सरकार होना चाहिए जो उस निश्चित भूभाग का प्रशासन करे, और साथ ही साथ में वो निश्चित भूभाग, वो सरकार जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, उस पर किसी और का दबाव नहीं होना चाहिए। यही मात्र है दोस्तों राज्य का आशय, राज्य का अर्थ। क्या क्लियर हुआ? इससे क्लियर ना दोस्तों? अभी तक का पूरा क्लियर है? ठीक है ना। परिभाषाओं की अगर दोस्तों बात करें तो वैसे तो हम परिभाषाएं अंदर लेक्चर में कई सारी परिभाषाएं देखेंगे, बहुत सारे दार्शनिकों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर गार्डनर साहब एक विशेष बात बोल देते हैं कि राजनीति विज्ञान की, माफ करना, राज्य की कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है। जितने भी विद्वान आए उन्होंने अपने अनुसार राज्य की परिभाषा कोड कर, मतलब उन्होंने अपने अपने अनुसार जो है राज्य की परिभाषा दी है। ठीक है, कोई एक राज्य की परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा के संबंध में इस प्रकार की विभिन्नता का कारण यह है कि राज्य का, देखिए अब प्रत्येक राज्य का संगठन
प्रत्येक राज्य का उद्देश्य, प्रत्येक राज्य के कार्य, ये सब अलग, देखिए अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के संगठन भी अलग अलग प्रकार का होता है, उन राज्यों का, उनका कार्य भी अलग प्रकार के होते हैं और उनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। इसी कारण से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा की, ठीक है, जो अंदर सेशन में हम कई बार देखेंगे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यहां तक का तो क्लियर है दोस्तों, अभी तक का राज्य का अर्थ पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए अभी तक, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे राज्य के आवश्यक तत्व। तो राज्य के आवश्यक तत्व का अर्थ क्या है, थोड़ा सा ये देख लें आप लोग, थोड़ा सा ये देख लें कि राज्य के आवश्यक तत्व का अर्थ क्या हुआ। जल्दी स्टार्ट करने के चक्कर में माइक लगाना भूल गए। ओके, सबसे पहले अब ये देखिए राज्य के आवश्यक तत्व, ये टॉपिक क्या है, सबसे आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है हमारा, आवश्यक तत्व। दोस्तों देखिए, प्राचीन समय से लेकर अब तक, जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है, पोलिस, सिविटास, इनकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक, अभी तक की बात करें अगर हम, तो पहले राज्य को राज्य बनाने के लिए अलग अलग विद्वानों ने यह कहा है कि एक प्रदेश को राज्य होने के लिए कुछ वस्तुएं आवश्यक है। जैसे किसी ने बोला कि समुदाय का होना आवश्यक है, तो किसी ने बोला एक स्थान का होना आवश्यक है, किसी ने बोला एक संगठन का होना आवश्यक, विभिन्न प्रकार के मत रहे हैं। लेकिन उन सभी मतों का पूरा निचोड़ अब आधुनिक विचारों में हुआ है, अर्थात वर्तमान में हुआ है। वर्तमान में अब किसी स्थान को, किसी प्रदेश को राज्य बोलने के लिए कुछ विशेष तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित रहा तो उसे राज्य नहीं बोल सकते। यही बात यहां पर समझाई गई है। देखिए, आज राज्य के संबंध में, हम आधुनिक की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। आज राज्य के संबंध में अगर देखा जाए तो जिन विद्वानों ने भी राज्य के तत्वों की बात की है, उन सभी विद्वानों में सिर्फ गार्नर साहब के जो विचार रहे हैं वो ज्यादा मान्य साबित होते हैं, मान्य दिखते हैं। सबसे ज्यादा मान्य गार्नर साहब के विचार हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने 4 टर्म बताई है कि एक प्रदेश को राज्य होने के लिए इन 4 का होना बहुत आवश्यक है। 4 का, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक मनुष्यों का एक समुदाय होना चाहिए। सबसे पहली जरूरत किसी स्थान को, प्रदेश को एक राज्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है, सबसे पहले तो मनुष्यों का एक समुदाय हो। ये गार्नर साहब ने कहा था। अब देखिए, गार्नर साहब के विचार, और इसके जस्ट बाद में हम बात करेंगे कि आधुनिक में वास्तविक रूप से राज्य हम किसको बोलते हैं, उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले तो कहा कि मनुष्यों का एक समुदाय हो, यह जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मनुष्य को जो समुदाय है वो एक निश्चित स्थान पर रहे, मतलब एक प्रदेश, एक भूमि क्षेत्र में रहे, है ना, एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से रहना चाहिए। तीसरे में उन्होंने कहा कि जहां पर वो रह रहे हैं वो किसी के नियंत्रण क्षेत्र में ना आता हो, मतलब उस पर किसी अन्य का अधिकार ना हो। मतलब ये कि उस क्षेत्र में रहने वालों पर कोई किसी प्रकार से नियंत्रण ना करे, मतलब ये कि वो उस क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना रहे। तीसरी बात हो गई। चौथा, उन्होंने कहा कि उस संगठन को, पूरे संगठन को, मनुष्यों का समुदाय, समुदाय के बाद में एक भूमि प्रदेश, ठीक है ना, मनुष्य भूमि प्रदेश, उसके बाद में स्वतंत्रता भी उनको मिल गई। अब कहा कि इस पूरे समुदाय को जो है अब मेंटेन करने के लिए, उस भूमि प्रदेश की रक्षा करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अब एक संगठन की आवश्यकता है, एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। तो ये 4 तत्व उन्होंने बताए थे गार्नर साहब ने। वो 4 तत्व आज हूबहू हमारे आधुनिक विचारधारा से मैच होते हैं, और हमारी आधुनिक विचारधारा में वर्तमान में जिसे हम एक देश बोलते हैं, उस देश के आवश्यक तत्व है दोस्तों, सबसे पहले जनसंख्या, जैसा कि गार्नर साहब के समुदाय, जन समुदाय से मिलता है। दूसरा है हमारा निश्चित भूभाग, जो कि प्रदेश, गार्नर ने जो प्रदेश कहा था उससे मैच होता है। तीसरा है हमारा सरकार, और चौथी है हमारी प्रभुसत्ता। तो तीनों के चारों ही मैच होते हैं। किस प्रकार से होते हैं जरा देख लीजिए एक बार, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए, ये ऊपर गार्नर साहब के विचार हैं। गार्नर साहब ने अपनी परिभाषित किया था राज्य को, कि एक प्रदेश को राज्य होने के लिए कौन कौन से तत्वों का आवश्यकता है। तो ये 4 बातें बताई थी। और आज ये वर्तमान की है दोस्तों, ये वर्तमान में ये 4 तत्व जहां होंगे उसे हम कंप्लीट एक देश बोल सकते हैं।
देखिए अब पहले क्या कहा था गार्डनर साहब ने कि मनुष्यों का एक समुदाय होना चाहिए। तो देखिए मनुष्यों का समुदाय अर्थात जनसंख्या आज वर्तमान में जनसंख्या से मैच होता है। उसके बाद उन्होंने कहा एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हो, तो प्रदेश अर्थात की एक निश्चित भूभाग, क्लियर है। उसके बाद आंतरिक संप्रभुता और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, मतलब आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। तो संप्रभुता अर्थात कि प्रभु सत्ता, चौथे पॉइंट को देखिए प्रभु सत्ता, और इसमें चौथा दिया गया है राजनीतिक संगठन, किसका, जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करने के लिए राजनीतिक संगठन राज्य के आवश्यक तत्व है। इस प्रकार राज्य के 4 आवश्यक तत्व इन्होंने बताए थे, और ये इससे मैच होती है सरकार, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां तक आपको ये कहानी तो समझ आ गई कि किसी भी एक प्रदेश को राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। अगर इन 4 में से एक भी अनुपस्थित हुआ तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते, वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों एक एक को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होता चले। जनसंख्या की बात की गई है, तो आप खुद सोचिए, क्या कोई भी देश, क्या कोई भी एक क्षेत्र, प्रदेश, स्थान, कुछ भी बिना जनसंख्या के कोई देश बन सकता है, कोई राज्य बन सकता है? क्या कल्पना भी की जा सकती है अगर जनसंख्या ही नहीं है तो क्या कोई प्रदेश, कोई देश बन सकता है? आपका बिल्कुल 100% आंसर होगा कि नहीं। जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो वो देश कैसे बन सकता है? तो सबसे जरूरी अगर कुछ है तो यहां जनसंख्या का होना है। तो एक देश को, एक प्रदेश को एक राज्य बनने के लिए, एक देश बनने के लिए जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। लेकिन अब एक प्रश्न है छोटा सा कि आपने ये तो कह दिया कि एक प्रदेश को राज्य बनने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन जनसंख्या हो कितनी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसी विद्वान ने सटीक नहीं बताया कि इतनी जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन गार्डनर साहब ने यह कहा है कि भाई जनसंख्या उचित होना चाहिए, ना कम और ना बहुत ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। कम ज्यादा का अर्थ यह हुआ कि जनसंख्या इतनी भी अधिक ना हो कि उसकी प्रादेशिक सीमा अर्थात उसके पास जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही कम पड़ जाए, है ना, प्राकृतिक क्षमताओं से परे हो जाए। तो इतनी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, क्लियर है, बस इतना ही इसके अंदर। नेक्स्ट में बात करें हम निश्चित भूभाग की, तो एक बात बताइए, आपके पास जनसंख्या भी है, जनसंख्या का पूरा एक समुदाय है, आपके पास सरकार है, आप स्वतंत्र भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए अगर आपके पास जमीन ही नहीं है, वो लैंड ही नहीं है जहां पर आपको रहना है, तो क्या आप एक राज्य बना पाएंगे? क्या वो एक देश बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक राज्य के लिए जिस प्रकार से जनसंख्या का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से एक निश्चित भूभाग का होना भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है, क्लियर है। तो दोस्तों जिस प्रकार से निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से ना रहे उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य का व्यक्तिक आधार क्या है? जनता है। अब समझिए यहां पर जनसंख्या से यहां पर जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक राज्य का व्यक्ति मनुष्य के आधार पर देखें तो उसका आधार क्या है? जनता है। उसी प्रकार से भौतिक आधार अगर हम ढूंढने जाएंगे तो भूमि ही मिलेगी ना, प्रदेश ही मिलेगा, ठीक है ना। अब कहानी आती है कि ठीक है भाई, आपके पास में भूभाग है, भूभाग तो है, लेकिन वो भूभाग में क्या क्या सम्मिलित होगा? क्या सिर्फ एक जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं सिर्फ वही भूभाग है, या कुछ और भी इसमें शामिल होता है? तो वर्तमान में किसी देश के पास जो भूभाग है, उस भूभाग के अंतर्गत दोस्तों चार बातें जरूर आती है, 4 बातें जरूर आती है। पहली, जो भूभाग उसके पास में है, जो भूभाग में जनसंख्या रह रही है, जिसे राज्य बनाना चाहते हैं, उसमें राज्य की सीमा के अंतर्गत उस क्षेत्र की जो भूमि आती है वो उसमें सम्मिलित की जाती है। उस जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, उस प्रदेश की जितनी भी भूमि है वो उस राज्य में सम्मिलित तो होगी, उस राज्य के अंतर्गत आएगी। दूसरी है कि उसका जल भाग भी दोस्तों भूमि क्षेत्र कहलाएगा। जल भाग कौन सा? उसमें अगर कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई झील है, तो वो जल भाग भी उसी भूमि प्रदेश का एक हिस्सा होगा। इन सब के अलावा समुद्र तट भी दोस्तों भू क्षेत्र में सम्मिलित होगा।
अब समुद्र तट में भी जिन दोस्तों ने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा इंडिया का दक्षिणी भाग है, ये इंडिया का दक्षिण भाग है, ठीक है ना। अब ये तो समुद्र है, ये समुद्र तट है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस समुद्र तट के थोड़ा सा मेरे पीछे आ रहा होगा, है ना। इस समुद्र तट में दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये 3 किलोमीटर का है, ठीक है, ये 3 मील का है, और इसके बाद में ये इतना क्षेत्र है जो 12 मील का है। तो ये 3 मील का जो क्षेत्र आ रहा है इस पर पूर्ण नियंत्रण होगा इस प्रदेश का, ठीक है। और ये 12 मील का है, इस पर भी पूरा नियंत्रण नहीं परंतु कुछ नियंत्रण होगा। जियोग्राफी क्लास में ये आपको क्लियर करके समझाएंगे कि किस किस बात के लिए ये नियंत्रित क्षेत्र होता है। तो कुल मिलाकर अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस भू क्षेत्र के अंतर्गत भूमि प्रदेश, उसके अलावा जल भाग में तालाब, नदियां, झील ये सब आ जाएंगी। इसके अलावा समुद्र तट का 3 मील और 12 मील पर जो अधिकार होगा वो उस राज्य का होना चाहिए। उसके अलावा उसका वायुमंडल, उस क्षेत्र में जितना वायुमंडल होगा, ठीक है ना, उस पूरे वायुमंडल पर भी उसी का अधिकार होना चाहिए। तब कहीं जाकर के वो भूमि क्षेत्र कंप्लीट हो पाता है और एक राज्य बन पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सरकार। भाई जनता भी है, भूमि क्षेत्र भी है अब आपके पास में, लेकिन क्या उस जनता को संगठित करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो देखिए राज्य के लिए जनता का राजनीतिक रूप से संगठित होना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में एक सरकार होना नितांत आवश्यक है। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व होता है, सरकार जो है राज्य का संगठनात्मक तत्व होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ही वो संस्था है जो पूरे राज्य की जनता को संगठित करती है, संगठित करके रखती है और उसके लिए विशेष नियमों का संचालन करती है, ठीक है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य का मूल स्वरूप होता है। सरकार ही राज्य की इच्छा को निर्मित, प्रकट और कार्यान्वित करता है। जी हां, सरकार ही वो संस्था है, किसी राज्य की सरकार ही वह संस्था है जो उस राज्य में राज्य की जो इच्छाएं हैं या कहें कि जो उद्देश्य है उनको बनाना, उद्देश्य बनाना, उन उद्देश्यों को सामने लेकर आना और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना, ये सब कार्य जो है एक सरकार के द्वारा ही किए जा सकते हैं। सरकार के द्वारा ही राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाती है जिनके लिए उनका संगठन बना है, अर्थात कि जिसके लिए सरकार को गठित किया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में किसी राज्य के लिए सरकार आवश्यक है, भले ही उसका स्वरूप कुछ भी हो, सरकार का होना जरूरी है। जरूरी नहीं सरकार का रूप कौन सा है, सरकार लोकतंत्रात्मक है या प्रजातंत्रात्मक है, साम्यवादी, किसी भी प्रकार की सरकार का कोई सा भी रूप हो सकता है, परंतु सरकार का होना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 तत्व हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अंतिम तत्व जो बचता है वो होता है प्रभुसत्ता, संप्रभुता। प्रभुसत्ता या संप्रभुता दोनों के एक ही अर्थ निकलते हैं। प्रभुसत्ता कह दीजिए या संप्रभुता कह दीजिए, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, तो प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे राज्य का प्राण कहा जा सकता है। गेटिल साहब ने परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रभुसत्ता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। क्या कहा गेटिल ने कहा है कि प्रभुसत्ता ही जो है एक राज्य का वो तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को अलग करता है, मतलब उसे एक राज्य का रूप देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जनता, भूभाग और संगठनात्मक तत्व, मतलब जनता जहां रह रही है वो भूभाग और उसका संगठनात्मक स्वरूप अर्थात सरकार। ये तो कई समुदायों में मिल सकता है, लेकिन ये अगर स्वतंत्र नहीं होंगे, संप्रभु नहीं होंगे, बाहर का इन पर नियंत्रण होगा, तो मुझे बताइए क्या वो राज्य बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। एक राज्य बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास संप्रभुता हो। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों कोड भी कर रखा है मैंने यहां पर और मुझे याद भी है अच्छे से। एक एग्जाम्पल है कि जब ब्रिटेन का अधिकार था भारत पर, अर्थात जब भारत उपनिवेश था, जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस समय देखिए भारत में जनसंख्या भी थी, उस जनसंख्या के रहने के लिए स्थान भी था, अर्थात पूरा भूमि क्षेत्र भी था हमारे पास में, क्लियर है। और सरकार भी थी। सरकार
चाहे वो इंग्लैंड की हो या भारत की हो, सरकार थी भारत में, ठीक है ना। लेकिन बताइए क्या भारत के पास स्वतंत्रता थी, संप्रभुता थी? क्या भारत स्वयं से कोई डिसीजन ले सकता था? बिल्कुल नहीं। भारत की संप्रभुता किसके हाथ में थी? इंग्लैंड के हाथ में थी। इंग्लैंड से भारत के लिए नियम बनकर आते थे और उन नियमों के आधार पर भारत की सरकार संचालन करती थी, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब तक भारत गुलाम था तब तक भारत कोई देश नहीं था। आजादी के बाद जब हमें संप्रभुता मिली तो हमारे पास जनसंख्या भी थी, हमारे पास भू क्षेत्र भी था, हमारे पास संप्रभुता भी आ गई, हमारे पास सरकार भी हमने बना ली। इस प्रकार से हमें कंप्लीट राज्य के रूप में उभरे हैं, ठीक है। तो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है 1947 से एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में अपना रूप लिया है, बना है। हालांकि भारत का इतिहास तो हजारों सालों पहले का, परंतु एक वर्तमान धारणा के अनुसार एक राज्य का रूप भारत ने कब 1947 से धारण किया है, जब से देश आजाद हुआ है, ठीक। बिलोबी के शब्दों में प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। प्रभु सत्ता से तात्पर्य यह है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र होना चाहिए। अब आंतरिक मामले क्या होंगे और बाहरी मामले क्या होंगे, एक मिनट उसको भी समझ लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, संप्रभुता में भी, संप्रभुता का मतलब सिंपल सा है कि स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना। अब स्वतंत्र होना, ये स्वतंत्रता की प्रवृत्ति भी दो प्रकार की पाई जाती है, एक आंतरिक रूप से स्वतंत्र होना और एक बाहरी रूप से स्वतंत्र होना। आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि एक राज्य में सरकार से बड़ा या राज्य से बड़ा कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहीं मत जाइए, भारत में देख लीजिए, ये बताइए कि अपने देश में सरकार से बड़ा कोई है? क्या कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, किसी को भी आप ले लीजिए, क्या कोई भी सरकार से बड़ा है? सरकार से ज्यादा बड़ा हो सकता कोई? बिल्कुल नहीं हो सकता। ताकि सरकार के अधीन रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे। इस कारण से कहा गया कि आंतरिक संप्रभुता होना आवश्यक है, पहली शर्त। दूसरी, बाहरी संप्रभुता। तो बाहरी संप्रभुता का अर्थ यह हुआ कि उस राज्य पर, उस देश की सरकार पर किसी अन्य का नियंत्रण ना हो, किसी अन्य का दबाव ना हो। जैसे भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार जो है किसी अन्य देश के दबाव में आकर अपना काम ना करे, अपना स्वतंत्र रूप से जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार कार्य करे, वही होगी बाहरी संप्रभुता भी। मतलब क्लियर हो गया। आंतरिक स्वतंत्रता में देश के अंदर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, सरकार से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। बाहरी स्वतंत्रता के अंतर्गत, बाहरी स्वतंत्रता में किसी अन्य देश का उस देश पर या उस राज्य पर दबाव नहीं होना चाहिए, पूरी तरह वो स्वतंत्र होना चाहिए। यही दोस्तों चार तत्व थे जो एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसी के साथ दोस्तों सेशन होता है समाप्त, और नेक्स्ट सेशन में हम दोस्तों बात करेंगे राज्य का विकासवादी सिद्धांत पर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ चुके हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। उसमें एक एक करके 4 से 5 सिद्धांतों पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। एक एक सिद्धांत पर एक एक सेशन होगा, बहुत मस्त सेशन होंगे, कंप्लीट समझ आएंगे। चाहे कोई सिद्धांत कितना भी टफ क्यों ना पड़ रहा हो, आपको बुक में समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन यहां तो पक्का है दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे से हलवा बनने वाला है ना। जो मतलब कि इतना इजी करके दूंगा आप लोगों को ये सिद्धांत तो कि आपको ना मुंह जबानी सब डाटा याद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 100% आपको याद रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विकासवादी सिद्धांत के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, टेलीग्राम, ठीक है ना। लोधाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर ले, सभी क्लासेस की अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।